नमस्कार भैया और बहनी। और जब जाना होता है अपनी नानी के यहाँ तो ट्रेन पकड़ने जाते हो स्टेशन। आइए पढ़ते हैं कैसे होता है हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 10th के बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस करके। तो उसमें एक तो छोटा सा टर्म आता है ट्रांसपोर्टेशन करके। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम जानने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, हमारे शरीर में कैसे होता है, हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारी नस कैसे काम करती है, ये सब प्लांट के अंदर कैसे होता है। तो ए टू जेड पूरा जानने वाले हैं। देखो, अगर आप ये पढ़ने जाओगे बुक में ना तो आपको छोटे छोटे टर्म को इतना कठिन करके दे देगा कि आपके मुड़वा कुपरस निकल जाएगा। इसलिए आपके सजेशन पर जितने भी आपको कठिन टर्म लगते हैं उसको एकदम इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। आइए चलिए समझते हैं अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। शुरुआत करते हैं इसी के नाम से कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो देखो, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका मतलब होता है यातायात। यातायात का मतलब एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अब हमारे शरीर में कौन भैया गठरी उठरी थोड़ी ना है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो हमारे शरीर में जो होता है ना, जैसे आप खाना वाना खाए तो उस खाना से प्रोटीन और रोटीन जो निकलता है, विटामिन मिनरल्स जो निकलते हैं, और भी अन्य चीज़ें जो हम सांस ओस लेते हैं। अब जैसे मान लो प्रोटीन है तो प्रोटीन हमारे भैया यहाँ भी ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है, मतलब यहाँ भी ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। तो हर जगह पहुँचना चाहिए प्रोटीन। तो पहुँच कैसे रहा है, तो उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। देखो, अब जैसे प्रोटीन है, अब हम खाए मुंह से, लेकिन जो प्रोटीनिया रहता है वो हाथों में पहुंच जाता है। तो वो कैसे पहुंचा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि प्रोटीन यहाँ से फिर यहाँ तक चला गया। तो ये क्या हुआ, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन गया। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत से चीज़ों का, उसी के बारे में तो समझना है। आइए देखिए, अब ट्रांसपोर्टेशन शुरू करते हैं। देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन कराने काम कराता है हमारे शरीर के अंदर उसे हम कहते हैं ब्लड, यानी कि खून। जैसे आप खाना खाए तो आपका खाना गया पेट में, फिर गया आंत में क्या होता है, उसको सोख लिया जाता है। सोखने के बाद क्या होता है, वो जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स रहते हैं उन सबको क्या किया जाता है, ब्लड को दे दिया जाता है। तो जो ब्लड रहता है वो हर जगह पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हो कि जब आपको सुई लगाई जाती है तो सुई आपके कहाँ लगाई जाती है, नस में, क्योंकि नस में ही आया रहता है खून। तो जो सुई में जितना भी चीज़ भरा रहता है, जो भी आपके दवा भरी रहती है, वो पूरे शरीर में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है, क्योंकि खून वो पहुँचा देता है। क्योंकि जानते हो हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ता रहता है, तो ये दौड़ दौड़ के हर चीज़ पहुंचाते रहता है। इसीलिए जो ब्लड है वो क्या कराता है, ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम कराता है। ये जो ब्लड है ये भैया कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसको हमने पहले पढ़ा था, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। अब देखो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये ट्रांसपोर्ट करता कहाँ है, कैसे करता है, इसको समझते हैं। तो देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी जो ब्लड होता है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम कराता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है नेसेसरी सब्सटेंस। नेसेसरी सब्सटेंस का मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो जरूरी सब्सटेंस है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है टू सेल, हमारी सेल तक। जैसे कि मान लो हम किससे बने, छोटी छोटी सेल से बने, ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। हम लोग खूब अरबों खरबों छोटी छोटी सेल से बने। उन अरबों खरबों छोटी छोटी सेल्स को प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हर चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ियाँ पहुँचाने का काम करता है ब्लड। तो ये जितने भी नेसेसरी चीज़ रहते हैं उनको ये पहुँचाने का काम करता है हमारी छोटी छोटी सेल्स तक, यानी कि यहाँ तक भी पहुँचाने का काम करेगा खून, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स को, मतलब हर चीज़ पहुँचाता है। दूसरी चीज़, जैसा कि आप जानते होंगे, जो हमारे शरीर में कहीं कहीं उसमें गंदगी रहती है। गंदगी मतलब जो हमारा सेल है उसमें से बहुत सी चीजें, गंदी चीजें निकलती रहती है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब कैसे करता है, तो जैसा कि आप जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, जब हमारे सेल में जब एनर्जी बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, तो इसीलिए जो ब्लड रहता है वो पूरे शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड भरा है उसको ले आग फेफड़े में छोड़ देता है। फिर जब हम लोग जब हम लोग ऐसे सांस बाहर निकालते हैं तो पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये सब पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो इसलिए जो ब्लड है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम कराता है। अब देखो, ये जो ब्लड है, ये ब्लड भैया इसके कई कंपोनेंट होते हैं, यानी कि कई चीज़ों से मिलकर बना रहता है ब्लड। कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना रहता है, तो पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RBCs। देखो, R से रेड, B से ब्लड, C से सेल और S देखो यहाँ सेल के लास्ट में लगा, इसलिए हम RBCs कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, और चौथा होता है प्लेटलेट्स। तो ये सब चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। अब एक एक करके सबको समझते हैं। तो देखो, जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। ये जो प्लाज्मा होता है ये येलो कलर का फ्लूइड होता है। ये जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट और भी अन्य चीज़ों को। यानी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है तो क्या करता है, ये प्लाज्मा लाता है हमारे, ये क्या है, खून का ही पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है।
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में मान लो गुड़ों में फालतू में पड़ी है तो उसको ले आकर फेफड़े में छोड़ देगा। तो इस तरीके से हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हम खाना खाए तो जो ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है उसको आंत से, पेट से लेकर हर जगह फेफड़े उफड़े में यहाँ सब ट्रांसपोर्ट करने का काम यही प्लाज्मा करता है। सिंपल सी बात है। ये देखो ये येलो कलर का होता है, तो आप सोचोगे जो प्लाज्मा होता है येलो कलर का होता है और ये खून का भाग है। तो जब हमारा खून कटता है, मतलब जब हमारी नस उस कटती है तो ये लाल लाल खून क्यों दिखता है, ये येलो वाला क्यों नहीं दिखता। तो देखो अब आगे समझते हैं इसके बारे में। देखो जो रेड ब्लड सेल्स होता है ये भैया लाल कलर का दिखाई देता है। तो आप जानते ही हो अगर आप कोई चीज़ मिलाओ और उसको रेड से मिलाओ तो लगभग रेड ही दिखता है, इसलिए हम लोग का खून क्या रहता है, रेड रहता है। तो अब देखो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स भैया कंटेन किए रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसा कि जानते होंगे ये हम लोग में ज़्यादा होता है, यानी लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में थोड़ा कम होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन रहता है ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब जानते हो कि जब आप ऐसे सांस लिए तो ये सांस कहाँ गया, फेफड़े, रुको, ये सांस कहाँ गया, फेफड़े में गया। तो अब फेफड़े में सांस गया तो अब फेफड़े से भी भैया जो ऑक्सीजन है वो हमारे पैर को भी ज़रूरत है, इस पैर को भी ज़रूरत है, पेट को भी ज़रूरत है, इसको मतलब इसको भी हर जगह ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो अब क्या हुआ, हम सांस लिए ऐसे फेफड़े में गया। अब फेफड़े से क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन रहता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पकड़ता है और हर जगह ले जाकर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये आप रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो मैंने वीडियो बनाई, आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। अब देखो ये जो रेड ब्लड सेल्स रहता है ये लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम लोग का खून भी लाल कलर का दिखाई देता है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम WBCs कहते हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये भैया फाइट करती हैं, लड़ती हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और जर्म से। जैसे कि मान लो हम लोग के अंदर कोनो गंदगी चीज़ आ गई, कोनो वायरस आ गया गंदा, कोनो बैक्टीरिया आ गया, या फिर हम लोग गए लैट्रिन करने और बिना हाथ धुले हम लोग खाना खा लिए, तो अब हम लोग के शरीर के अंदर क्या चला गया है, गंदगी चली गई है। तो उस गंदगी से लड़ने का काम ये WBC करता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स करता है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना ये भी खून का ही पार्ट है। अब आप सोचोगे यार कि ये हमें दिखता क्यों नहीं वाइट ब्लड सेल्स। कभी कभार आप देखोगे आपके हल्का सा ऐसे खरोच कहीं लग जाता है तो देखोगे हल्का सा पानी पानी टाइप का निकलता है, वो वाइट ब्लड सेल्स होता है। अब जैसे आप लाल खून निकल रहा है और वाइट खून निकल रहा है तो अब उसमें कौन सा आपको ज़्यादा दिखाई देगा, लाल वाला दिखाई देगा ना, इसलिए जब हम लोग के हाथ उत कटता है तो लाल ही खून दिखाई देता है ज़्यादातर। और देखो बात करते हैं अब चौथे नंबर जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स रहता है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून के थक्का जमाने में, खून को जमा देने में। जैसे मान लो हम लोग के यहाँ कट गया तो यहाँ पर देखो कि पपड़ी जमाती है ना, तो वो जो पपड़ी जमी है वो किसकी वजह से जमी है, प्लेटलेट्स की वजह जमी है। जैसे मान लो अब खून निकल रहा है तो ये क्या करता है, ऐसे आकर रोक देता है हमारे चमड़ों का अगवा, ऐसे बैरियर बना देता है तो खून यहाँ पास ही नहीं हो पाता। तो अब उस पर हवा लगती है तो खून जम जाता है। देखो ये पपड़ी जमी है ना, ये कैसे जमी है, प्लेटलेट्स की वजह जमी है। तो ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या करता है, हमारे खून को रोकने का काम करता है। जब ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना तो क्या होता है, अगर किसी कट उठ जाता है ना तो खून बहते रहता है, रुकवे नहीं करता है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स जरूरी है। तो आई होप आप ब्लड के बारे में समझोगे कि ब्लड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर के अंदर, अच्छे चीज़ को भी गंदे चीज़ को भी। गंदे चीज़ को बाहर निकाल देता है, अच्छी चीज़ को अंदर ले लेता है। अब देखो ये जो खून रहता है ये हमारे शरीर में 24 घंटा दौड़ते रहता है, यानी कभी भी शरीर में आपके खून चल रहा होगा, ठीक है। अब ये जो खून जो चलता है वो चलता कैसे है, तो हमारे शरीर में भगवान ने एक इंजन फिट कर रखा है, उस इंजन का नाम है यहाँ पर दिल। इसी में लोग अपनी वाली बसा कर रख लेते हैं, लेकिन भगवान ने उसे खून के लिए रखा है। तो अब यहाँ दिल होता है, ये जो दिल होता है ना ये भैया हमेशा धक 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 करता रहता है, यानी ये इंजन हमेशा हमारे शरीर में चलता रहता है। तो ये जो धक 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 चलता रहता है ना तो ये खून को दौड़ाने का काम करता है। अब इसमें खून आता है फचाक से फेंक देता है, खून आता है फचाक से फेंक देता है। तो फचाक से आएगा खून, मतलब खून आया फचाक से फेंक दिया, तो हमारे शरीर में 24 घंटा खून दौड़ रहा है। तो ये खून दौड़ता कैसे है और ये जो खून होता है ये कैसे जाता है दिल के अंदर और कैसे दिल काम करता है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर है अब हमारे पास हार्ट का एक चित्र जो कि आपके बुक में बना होगा।
तो इसी से हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। देखो, अगर मैं आपको ये बोर्ड पर बनाकर समझाता ना, तो आपको कुछ नहीं समझ में आता कि वैसी मेरी ड्राइंगें हैं, क्या बताऊं अब। तो देखो, यहीं से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग का हार्ट काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे हार्ट में क्या क्या चीज़ होता है। यही हार्ट जिसको आप दिल कहते हो, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये जो हार्ट होता है इसमें कई चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हार्ट में जो रहता है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर का मतलब क्या होता है? 4 कमरे, यानी 4 डिब्बे टाइप के, खाने टाइप के बने होते हैं। तो देखोगे, एक खाना ये हो गया, ठीक है, और एक खाना ये हो गया, और एक खाना वैसे ये हो जाएगा, और एक खाना ये पूरा हो जाएगा। ये मत सोचना कि ये एक खाना है, ये दूसरा खाना है, ये पूरा एक खाना है, ठीक है। ये केवल ऐसी लाइनिंग बना दी गई है बुक में। और देखो, ये एक खाना हो गया, ये ठीक है। तो 4 खाने हो गए, ये वाला 2, और ये वाला 3 4, ठीक है। अब देखो, ये जो 4 खाने हैं, इन्हीं चारों में खून आता है और जाता है, और बाकी ये सारी जो देख रहे हो, ये सारी नसें हैं जो कि कनेक्ट हुई रहती हैं हमारे हार्ट से। अब आगे क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो, ये जो हमारा हार्ट होता है, इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबका एक एक नाम रहता है। जैसे जो ऊपर वाले हैं, ये देखो, ये जो ऊपर वाले खाने हैं इसको हम कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले को हम कहते हैं वेंट्रिकल। अब देखो, ये ऊपर, ये राइट साइड में, तो इसलिए इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। ये लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। और ये राइट तरफ है, इसलिए इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट तरफ है, इसलिए इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नाम याद कर लेना भैया, मूड रगड़ के कैसे भी याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये जो राइट एट्रियम होता है, इससे भैया आकर नस कनेक्ट रहती है। उस नस को हम कहते हैं, ये वाला देखोगे, वेना कावा। ये जो वेना कावा वाली नस होती है, देखोगे ये क्या लिखा है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो हमारे दिल का जो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ सबका खून लाने का काम ये वेना कावा करती है, ये वाली नस करती है, ठीक है। और देखोगे, इसी से ही एक और नस कनेक्ट है, ये वाली देखोगे ना, ऊपर देख रहे हो, ये एक नस कनेक्ट है, इसका भी नाम वेना कावा ही होता है। लेकिन ये वाली जो नस रहती है, ये हमारे दिल से जितने ऊपर वाले पार्ट हैं, जैसे फेफड़ा हो गया हमारा, ब्रेन हो गया, मूड हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, तो इन सब का खून लाने का काम ये वाली नस करती है। तो ये जो दोनों नसें होती हैं, ये दोनों नस क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, यानी अशुद्ध खून लाती हैं। तो जैसा कि जानते होगे, जब हमारे शरीर में खून दौड़ता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो खून रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये होता है हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही सब चीज़ें यहाँ सब लिखा है, इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, बुक होगी उसमें पढ़ लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, अब कैसे आप एग्जाम में लिखोगे, अभी उसको भी मैं बताऊंगा डिटेल में, एकदम खखोर के, चिंता मत करना। तो देखो, यहाँ पर क्या होगा, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, जितने भी ऐसे खून है हमारे शरीर के अंदर, तो ये जो दोनों जो नस है, ये वाली वेना कावा और ये वाली वेना कावा, ठीक है, ये दोनों जो नसें हैं, ये क्या करेंगे, हमारे पूरे शरीर का खून ले आएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और खून लाकर क्या करेंगे, इस राइट एट्रियम भलभला गिरा देंगे। देखोगे, यहाँ से गिरा देगा, ये यहाँ से गिरा देगा, तो यहाँ भलभला सारा खून राइट एट्रियम में पहुँच गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले हमारे दिल में किस पार्ट में खून आता है, तो ये राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद क्या रहता है, ये जो राइट एट्रियम रहता है, ये नीचे वाले पार्ट से यहाँ से कनेक्ट रहता है। ये वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। तो देखोगे, यहाँ एक ठो, यहाँ पर क्या है, देखो गैप है रहता है, तो इस गैप के माध्यम से जो खून इसमें आता है वो भलभला नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारा मान लो खून आ गया, पहले क्या हुआ, यहाँ से और यहाँ से सारा खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और अब क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, यहाँ पर गिर जाएगा, तो यहाँ पर सारा खून गिर गया। अब इसके बाद दिला जो रहता है ना, हम लोग का जानते हो कि धकर धकर करता है, धकर धकर का मतलब धक धक करता है, ठीक है, उस साउंड को हम कहते हैं लब और डब। तो जैसे मान लो अब हमारा दिल क्या किया, इसे धक दे किया, तो जैसे हमारा दिल धक दे करता है ना, तो सारा खून भलभला इस वाली नस में चला जाता है। ये वाली नस देख रहे हो ना, ये वाली नस, तो ये वाली नस जो रहती है, देखोगे इधर भी गई है, और यहाँ से देखोगे इसके पीछे से यहाँ से भी गई है। तो ये जो नस होती है ना, ये जाकर हमारे फेफड़े से कनेक्ट हुई रहती है। तो मान लो हमारे यहाँ पर फेफड़ा है, तो यहाँ पर ये दोनों नसें जाकर फेफड़े से कनेक्ट रहती हैं। और अगर आप ये नीचे बुक में देखोगे ना, तो यही इमेज आपको यहाँ पर बना कर दिया है। तो ये देखो, ये हमारा दिल है, और ये ऊपर ये लंग्स बना दिए हैं। हालांकि लंग्स नहीं बनाए, देखोगे यहाँ लिखे हैं लंग्स कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जो नसें होती हैं। तो ये मान चलो, ये पूरा हमारा लंग्स है, यानी फेफड़ा है। यहाँ फेफड़ा वो लोग नहीं बनाए, कहीं अमाइबे नहीं करता, इसीलिए नहीं बनाए। तो मान चलो ये फेफड़ा है, उसी से ये जाकर कनेक्ट हुआ है, समझ रहे हो ना। तो अब देखो, अब ये जो हमारा जो हार्ट है, अब ये जो हमारा हार्ट है, इसमें खून आया, फिर नीचे गया राइट वेंट्रिकल में, दिला धक्के दे कर देगा, सारा खून भलभला के इस नस में चला जाएगा। इस नस को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। देखो कि ये वाली जो नस है ना, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये जाकर हमारे लंग से कनेक्ट रहती है, यानी फेफड़े से कनेक्ट रहती है।
तो आप जानते हो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम जैसे सांस लेते हैं तो सारा जो ऑक्सीजन रहता है वो फेफड़े में चला जाता है, और ये जो नस है ये जाकर हमारे लंग से कनेक्ट रहती है। तो जितना भी फेफड़े में हमारा ऑक्सीजन आया है ना, तो ये जो खून है जो पहुंचा है वहाँ पर इस नस के माध्यम से फेफड़े में, तो ये जो खून रहता है फेफड़े में जितना ऑक्सीजन आए उसको ले लेता है। और जानते हो हमारे जो खून रहता है उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। ये अभी तक आप नहीं जानते होगे, अब से जान जाओ कि जब भी खून यहाँ से पहुँचेगा दिल से फेफड़े में, तो फेफड़े में जितना भी ऑक्सीजन आया रहेगा उसको ले लेने का काम होता है। ठीक है, अब ले लिया गया किसको, किसको ले लिया गया, ऑक्सीजन को ले लिया गया, किसके माध्यम से, खून के माध्यम से। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी। देखोगे यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था ना, क्योंकि देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, नीचे गया, फिर गया लंग्स के पास, तो लंग्स में आया है ऑक्सीजन, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेगा। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन ले लेगा ना, तब क्या होता है, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया भाई, अब उसमें ऑक्सीजन कमी थी, अब ऑक्सीजन आ गया, तो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो वहाँ से जब हमारा लंग्स, यहाँ ऊपर मान लो लंग्स है, ठीक है, तो यहाँ मान लो लंग्स है, ठीक, यहाँ मान लो लंग्स है, तो यहाँ से अब ये जो नस जाएगी यहाँ से ऐसे कनेक्ट रहेगी उस लंग से, तो कनेक्ट रहेगी, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन को ले लिया, अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी उसमें ऑक्सीजन आ गया उस खून के अंदर। तो अब वो जो खून रहता है, अब वो जो खून रहता है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसके बाद वो जो खून रहता है ना, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो पल्मोनरी वेंस में, इस नस में आ जाता है। अगर इसको आपको देखना तो आप नीचे चित्र में देख सकते हो, देखो सबसे पहले जो खून था वो पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से गया लंग्स में, लंग्स के माध्यम से जान भी करते हो जितनी भी कैपिलरीज होती हैं, यानी छोटी छोटी नसें होती हैं भैया, आपस में जुड़ी रहती हैं। भाई हमारे शरीर में भी देखो जितनी नसें उसे देख रहे हो, नसी ओसिया आपस में देख रहे हो, ये कुल जुड़ी हैं। ठीक है, अब पता जुड़े नहीं रहेंगी तो कहीं जाकर ये ख़त्म हो जाएगा। नसिया हमारे जो शरीर में देखो नसों से ना ये जुड़ी रहती हैं आपस में सारी, ऐसा मत सोचो सिंगल सिंगल रहती हैं, देखो ये शाखा गई है मेरे हाथों में, देखो एक तो ये गई है, तो इस तरीके जुड़ी रहती हैं। तो वैसे ही लंग्स में भी जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और ये गया फेफड़े में, फेफड़े से क्या हुआ, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसके बाद जो वो ऑक्सीजनेटेड हुआ वो आ गया इस वाली नस में, इस नस को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंस। ठीक है, तो पल्मोनरी वेंस भी जो रहती है वो हमारे लंग से कनेक्ट रहती है, यानी फ्रॉम लंग से कनेक्ट रहती है। अब पल्मोनरी वेंस में सारा क्या आ जाएगा, खून आ जाएगा, देखो यहाँ हार्ट में बनाया गया। अब इस नस में खून आ गया, देखोगे ये नस छोटी छोटी दिखा दी है बुक में, तो इस नस में खून आ गया। अब क्या होता है, सारा खूनवा आग भलभला इसमें गिर जाता है, और इस भाग का क्या नाम है, लेफ्ट एट्रियम नाम है। अब लेफ्ट एट्रियम में हमारे कौन सा खून आया है, तो ऑक्सीजनेटेड आया है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, यानी पर्याप्त मात्रा में है। अब देखोगे यहाँ पर एक ठो होल हुआ है, यानी छेद हुआ है, तो यहाँ सब खूनवा क्या करेगा, भलभला नीचे गिर जाएगा, देखो यहाँ गिर गया। अब क्या होता है, दिला फिर से हम लोग का धक्के दे कर देता है, जैसे धक्के दे कर देगा ना, सारा खूनवा यहाँ पर जो है वो सारा भाग जाएगा इस वाली नस में। देखो ये जो नस है ऑरेंज कलर की जो बनी है, ये इसके पीछे से निकले, ये इस नस को हम कहते हैं ओरटा, या बहुत से लोग एरोटा भी कहते हैं। तो ओरटा ये नस है, तो ये इस नस में चला जाता है। ये नस बहुत मोटी नस होती है, हमारे दिल की सबसे मोटी नस भी मानी जाती है। ये जो नस रहती है आगे चल के ना ऐसे पूरी फैल जाती है हमारे पूरे बॉडी में, देखो यहाँ चित्र में नीचे दिखाया गया है। तो देखो ये जो नस है, ये वाली नस, ये जैसे गई है, यही और एरोटा। ठीक है, तो ये जो ओर्टा नस है ये पूरे बॉडी में ऐसे जाके छितरा जाती है खूब शाखा शाखा में। जैसे जानते हो देखो ये नस है ना, तो ये आगे चल के देखो 2 पार्ट में बट गई है, ऐसे आगे चल के 4 पार्ट में बट जाएगी, 8, ऐसे बहुत से। यहाँ सब भी हम लोग की छोटी छोटी नसें होती है, ऐसे मत सोचो नहीं होती हैं, जहाँ दिख नहीं रहा, सब जगह होती है। अब नस में ही खून दौड़ता है, तो कहीं भी अगर आप काट दो अपना कोई भी अंग, मतलब वो वाला मत काट देना, मतलब उंगली की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ देखो खून निकलेगा, क्योंकि वहाँ भी नस होती है, भले बहुत छोटी छोटी नस हो। तो उस जो छोटी छोटी नस होती है उसे हम कैपिलरी कहते हैं। अभी नस के बारे में आगे जानते हैं। तो अब देखो यहाँ से जो खून आया राइट एट्रियम भलभला के नीचे गया, दिल जो रहेगा वो धक्का दे कर देगा और सारा खून इसमें ओर्टा में चला जाएगा। ये ओर्टा जो रहती है यहाँ से एक नस निकलती है, आगे चल के बहुत शाखा में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारा दिल काम करता है। और जो दिल का ये देखो ये बीच वाला ये जो पार्ट है जो लाल लाल है, इस लाल लाल वाले पार्ट को हम कहते हैं सेप्टम। ये जो सेप्टम पार्ट होता है ना, ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को डिवाइड करके रखे रहता है, यानी बीच से भाग मतलब डिवाइड करता है ताकि ये वाला भाग अलग रहे, ये वाला भाग अलग रहे। अब आप मूड़ी खजुआ और सोचो यार कि यार देखो यहाँ से खून आया, नीचे गया, फिर लंग्स में गया, वहाँ ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर उसके बाद खून आया यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, ओरटा में गया, मतलब यहाँ पर मतलब इसमें आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ गया। तो अब आप सोचो ये सब होने में कितना देर लगता है। बहुत से लोग सोचेंगे यार 1 आध घंटा तो लगेगा ही,
तो एक आध घंटा नहीं लगता, इस काम को पूरा होने में 0.8 सेकेंड लगता है। कितना? 0.8 सेकेंड। मतलब आपके शरीर में ये काम हो गया हो गया हो गया हो गया, इतने तेज हो रहा है ये सारा काम आपके अंदर, ठीक है। इसीलिए आपके जो शरीर में जो खून है वो हमेशा दौड़ता रहता है। इसीलिए जो हमारा दिल है ना, वो एक मिनट में 72 बार धड़क देता है, बल्कि एक मिनट में केवल 60 ही सेकंड होते हैं, क्योंकि हमारा दिल 0.8 सेकंड में ही धड़क देता है और उतने में ये सारा काम हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी जान जाओ, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला भाग है ना, ये हमारे दिल का सबसे मजबूत भाग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखोगे, ये जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला भाग है, इसको इतना तेज़ धड़कना पड़ता है कि ये पूरे शरीर में खून को फचाक से फेंक दे इस एरोटा के माध्यम से, इस नस के माध्यम से। तो इसको बहुत तेज़ी से धड़कना पड़ता है, इसलिए इसको भगवान ने बहुत मजबूत बना कर रखा है। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, नीचे वाला, ये बहुत मजबूत होता है, क्योंकि ये इतना तेज धड़कता है ताकि पूरे शरीरियम खून मजाक हर नसियम छितरा जाए, इसलिए इसको भगवान ने इतना मजबूत बनाया है। अब देखो, बात करते हैं कि किस तरीके से अगर आपके एग्जाम में आ जाए हार्ट के बारे में तो उसको लिखोगे कैसे। और 101% मान चलो कि हार्ट के बारे में आपके एग्जाम में आया ही है। इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम तो भैया आपको देखना ही पड़ेगा, कैसे उसको याद कर सकते हो। अब उसको तो मैं याद नहीं करा सकता, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ कैसे आप लिखोगे एग्जाम में, उसको देखो अगर हार्ट के बारे में आ गया, तो अगर हार्ट के बारे में पूरा प्रोसेस आता है ना, तो ये तो 3 नंबर या तो 5 नंबर में पूछेगा और आपको एकदम एक पेज पूरा भर के लिखना पड़ेगा। देखो, जो हार्ट होता है, सबसे पहले आप लिखोगे हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो आप इसमें जैसे ये मस्कुलर ऑर्गन लिख रहे हो ना, तो ऐसे थोड़ा एक लाइन में बढ़ा के लिख देना, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इतना बड़ा लिख देना, ठीक है। अब देखो, ये जो हार्ट है, इसमें भैया 2 साइड जो सेपरेट हुई रहती हैं, वो किसके माध्यम से हुई रहती हैं? एक मस्कुलर वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेप्टम। ये तो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे, इसको आप लिखोगे। उसके बाद जो हार्ट रहता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा राइट एट्रियम, तीसरा लेफ्ट वेंट्रिकल और चौथा राइट वेंट्रिकल। और जो हमारा हार्ट होता है उस काम क्या करता है इसको समझते हैं। तो देखो, जो हमारा हार्ट होता है, सबसे पहले उसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और CO2 की मात्रा ज़्यादा हो। तो वो आता है हमारे फ्रॉम बॉडी, हमारे बॉडी से आता है इन राइट एट्रियम। हमारे सबसे पहले किस में आता है? राइट एट्रियम में आता है। एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप टू आवर लंग्स। और ये जो हमारा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि राइट एट्रियम में आता है, फिर इसे पंप कर दिया जाता है लंग्स के पास। और किसके माध्यम से पंप किया जाता है? बाई राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल रहता है राइट एट्रियम के नीचे, उसी के द्वारा पंप कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो खून रहता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और जब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है, तो लंग्स में जानते ही ऑक्सीजन आया रहता है, वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ये ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब यही जो ब्लड है, क्या होता है फेफड़े में? देखो, ये जो ब्लड रहता है, ये ड्रॉप कर देता है CO2 को, किसमें? लंग्स में। ड्रॉप का मतलब छोड़ देता है, जो ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें से जो CO2 है ज़्यादा, उसको निकाल देता है लंग्स में, यानी छोड़ देता है और कैरी कर लेता है ऑक्सीजन, जो किस में आया है? लंग्स में आया है। तो वहाँ से वो जो खून है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी अब उस खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। उसके बाद अब देखो, ये जो खून है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। अब ये जो खून है ये आ जाता है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। और उसके बाद ये जो खून आया है, इसे पंप कर दिया जाता है हमारे बॉडी में, किसके माध्यम से? लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से, थ्रू एरोटा। ये जो एक ठुन्नस होती है बहुत बड़ी सी, इसी के माध्यम से पूरे खूनवा पूरे हमारे शरीर में खूनवा छितरा जाता है। तो आई होप अब आप समझोगे कि किस तरीके से हमारा हार्ट वर्क करता है। तो यहाँ तो मैंने बताया आप किस तरीके से लिखोगे, अब इसका पूरा वर्क फंक्शन हमने थोड़ी देर पहले जाना था। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लो। अब बात करते हैं हम आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और लिम्फ के बारे में। अब आप मूड़ी खजुआरोगे यार ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सब नस के नाम हैं। नस के मतलब यही देखो, आप अपने हाथ में देखोगे नस यही दौड़ती रहती है, मतलब नस जो है जिसमें खून दौड़ते रहता है, उन्हीं सब नसों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की नस पाई जाती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इस तरीके से पाई जाती हैं। इन्हीं के बारे में बात करते हैं, ये होती क्या है, क्या काम करती हैं। आइए चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। आर्टरीज भी हमारे शरीर में एक नस होती है जो कि हमारे पूरे शरीर में फैली रहती है, और इस नस का काम होता है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी ये जो आर्टरीज रहती है, हमारे शरीर के अंदर जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
उसको कैरी करने का काम, उसको ले जाने का काम, उसको ले आने का काम यही करती है कौन? आर्टरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक हो। और देखो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि केवल एक ऐसी आर्टरीज है जो कि भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है, केवल वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अभी एक बार आप मूड खजुआओ और अपने पेट से सोचो यार, अभी जब हम बुक में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हार्ट से निकलता है एक ठो नस जिसका नाम रहता है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता था लंग्स के पास तक। विश्वास ना हो रहा तो मैं आपको बताया था, वीडियो पीछे करके देख सकते हो, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यही केवल भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। बाकी हमारे शरीर में जितनी भी नस हैं, मतलब जितने भी आर्टरी वाली नस हैं, वो सब क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड बोला ही नहीं आता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। देखो ये जो आर्टरी है ये भैया थिक होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब थोड़ा फैल हो सकती है, इलास्टिक की तरह होती है। इलास्टिक देखे होंगे ना, जो फैलता थोड़ा रबड़ी हैंड तरह होता है, और ये थिक होता है यानी थोड़ा चौड़ा वड़ा होता है। देखो ये होगी आर्टरी की बात। ये जो आर्टरी होती है देखो कुछ इस तरीके से दिखती है, आर्टरीज और वेन्स। जो आर्टरी है वो लाल लाल वाली है, जो वेन्स है वो कौन सी है? वो नीली नीली वाली है। अब बात करते हैं वेन्स के बारे में। जो वेन्स होता है वो क्या करता है? कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हमारे शरीर में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऐसा खून है जिसमें क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उसको कौन कैरी करता है? उसको कौन ले जाने का काम करता है? वेन्स हुआ करता है। ये जो वेन्स रहता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है केवल एक नस को छोड़ के, यानी एक ऐसी वेन्स को छोड़कर जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और उसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स भी हमारे हार्ट से कनेक्ट रहती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आने का काम करती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ से लाती है? लंग से लाती है। विश्वास ना हो तो वीडियो पीछे करके देख लेना, ये भी मैंने आपको हार्ट जब आपको बुक में पढ़ा रहा था बताया था। पल्मोनरी वेन्स जो रहता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी वाला। जिसमें पल्मोनरी आ जाए जान जाओ वो एक्सेप्शन है, यानी वो केवल उसी छोड़कर। अब देखो जितने भी वेन्स वाली नस होती है ना, वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है केवल एक नस को छोड़ के, एक वेन्स को छोड़ के, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। जो ये वेन्स होती है ये भैया ये थिन होती है, ये पतली होती है और लेस इलास्टिक होती है, यानी ये ज़्यादा फैल नहीं सकती। अब देखो हम बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है इसको समझ लो जाओ। ये भी एक प्रकार की नस होती है जो कि हमारे पूरे शरीर में हर जगह फैली रहती है। ये जो कैपिलरीज होती है ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। वेसल्स का मतलब क्या होता है? नस होता है। ब्लड का मतलब खून होता है, यानी कि खून की नस है कैपिलरीज, ठीक है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी है। जो कैपिलरीज होती है विच आर वन सेल, ठीक है, ये जो रहती है ये एक सेल के जितना हो सकता है, एक सेल की जितनी होती है। अब ये जो कैपिलरीज होती है ये हमारे पूरे हर जगह होती है, क्योंकि हमारा हर शरीर का अंग है, हर जगह पे भैया खून की ज़रूरत है। तो आप इतनी मोटी मोटी नसें तो हर जगह भेज नहीं सकते हो, तो इसीलिए भगवान ने जहाँ जहाँ पर उतनी मोटी नसें नहीं भेज सकते हो वहाँ पर कैपिलरीज को लगा रखा है। ये जो कैपिलरीज रहती है ये भैया आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम भी करती हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, देखो एक ठो आर्टरी एक ठो वेन्स है, बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है वही कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज बहुत पतली हो सकती हैं, इतनी पतली हो सकती हैं कि एक सेल की जितनी हो सकती हैं। तो ये होता है काम कैपिलरीज का। ये जो कैपिलरीज होती हैं इसके बारे में तो समझ गए। अब बात करते हैं लिम्फ के बारे में, क्योंकि कैपिलरीज और लिम्फ ये दोनों आपको इंटर रिलेटेड दिखेंगे, रिलेटेड, ठीक है। देखो जो लिम्फ होता है इसका क्या काम होता है, ये होता क्या, इसको समझते हैं। देखो ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है। ट्रांसपोर्टर का मतलब ये भी कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है भी आगे जानेंगे। जो लिम्फ होता है ये भी हमारे शरीर में पाया जाता है। ये बनता कैसे इसको समझते हैं। तो ये जो लिम्फ होता है ये भैया जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं इन द कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ ब्लड सेल प्रोटीन्स प्लाज्मा स्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कैपिलरीज हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो छोटी छोटी मान लो ऐसे कैपिलरीज हैं एक एक सेल की। तो अगर आप देखोगे मान लो कैपिलरीज की क्या है, कैपिलरीज है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ बीचों बीचों क्या है, जगह है। तो क्या होता है ना कि ये जो कैपिलरीज होती है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब इस कैपिलरीज से मतलब ऐसे खून जाता रहता है अंदर वह, तो क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती है इस पर छोटे छोटे छेद होते हैं। मान लो ये छेद हो गया, तो यहाँ से क्या होता है कुछ अमाउंट जो ब्लड का सेल रहता है वो निकल जाता है
कुछ अमाउंट में प्रोटीन निकल जाता है, कुछ अमाउंट में प्लाज्मा निकल जाता है। तो जब यहाँ से ये घचाक दे निकल जाएगा तो आके यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो जगह खाली थी इसको भी भगवान ने भर दिया, तो अब ये जगह ये भर गया। और ये किसके माध्यम से भरा है? प्रोटीन, ब्लड सेल, प्लाज्मा के माध्यम से। तो यही जो भरा हुआ है ना, इसको इसी को हम कहते हैं लिम्फ, LYMPH, इसी कहते हैं लिम्फ। समझ गए ना? हाँ, स्पेलिंग सही है। ये जो लिम्फ रहता है ये बनता किससे है? तो ये कैपिलरीज के बीच में जो छोटी छोटी जगह होती हैं कैपिलरीज के सेल्स के बीच में, उसी में ही क्या होता है, प्रोटीन और प्रोटीन जाकर बैठ जाता है, वही लिम्फ का निर्माण कर लेता है। अब इसका काम क्या होता है इसको समझते हैं। तो वही देखो, वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है, बस थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन याद कर लेना, मतलब समझ जाओगे तो लिख ही लोगे। इंटरसेलुलर स्पेस, उस स्पेस का मतलब यही है कि जो सेल है उनके बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इनके बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इन द टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ, और तब ये क्या करते हैं, ये भैया लिम्फ फॉर्म कर लेते हैं। इट इज़ कलरलेस, ये जो लिम्फ रहता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। लिम्फ जो होता है वो एब्जॉर्व करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है क्या? फैट को फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखो ये जो लिम्फ रहता है, अब हमारे जो कैपिलरीज हैं भैया वो हमारे हर जगह होगी, हमारी छोटी आंत में भी होगी। तो हमारी जो छोटी आंत में जो नसें होंगी, जो कैपिलरीज होंगी, तो उनके बीच में जो कैपिलरीज होंगी ऐसे ऐसे करके होंगी ना, उनके बीच में भी जो छोटे छोटे गैप होंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कैपिलरीज होंगी, तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोटीन और प्रोटीन जाकर बैठ जाएगा, ब्लड सेल्स जाकर बैठ जाएंगे, प्लाज्मा और लिम्फ का निर्माण कर लेंगे। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा। अब क्या होगा, यही जो लिम्फो रहता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फैट रहता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी कर देता है, मतलब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ले जाकर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस तरीके से लिम्फ हमारे शरीर के अंदर काम करता है। ये जो लिम्फ रहता है, इट आल्सो ड्रेन आउट, ये ड्रेन आउट मतलब निकाल देता है वेस्ट मेटाबॉलिज्म, या वेस्ट मेटाबॉलिज्म यानी जो हमारे शरीर में गंदी चीज़ें हैं उनको भी ये निकालने का काम करता है फ्रॉम टिश्यू। यानी जो जैसे हमारे शरीर में जितने टिश्यू में मान लो उसमें कोई गंदी चीज़ आ गई है तो उसको भी निकालने का काम ये हमारा लिम्फो करता है, यानी बहुत अच्छा काम करता है। निक लड़का है ये। तो आई होप अब आप समझे होंगे कैपिलरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में, लिम्फ के बारे में। ज़्यादा मूड़ी मत खजुआना, देखो ये सारी नसें हैं और कुछ नहीं है, और ये कैपिलरीज के जो बीच में गैप रहता है उसी में लिम्फ बन जाता है। और क्या क्या ये करता है वो तो जान ही गए हो। और ये कैपिलरीज क्या है, ये भैया बहुत छोटी छोटी नसें होती है, इसको आप आँख से भी नहीं देख पाओगे, इतनी छोटी होती हैं। और ये जो वेन्स रहती है ये सब तो आप देख ही सकते हो, जो हथवा तुम दिख रहा है ना, ये या तो आर्टरीज होंगी या तो वेन्स होगी, इतना जान जाओ। तो अब आप समझिए क्या होता है आर्टरी, क्या होता है वेन्स। अब आप ये तो जान गए हो कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कैसे खून आता है जाता है, क्या क्या चीज़ होता है, ये तो समझ गए होगे। हार्ट कैसे काम करते हैं ये भी जान गए होगे। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से जो प्लांट होता है उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। अब प्लांट के अंदर भैया खून तो पाया नहीं जाता है, तो कैसे उनके अंदर होता है इसको आप समझते हैं। अब देखो बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता है, यानी कि प्लांट के अंदर कैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है। मान लो पत्ती को कोई चीज़ की ज़रूरत है पानी होने की, तो जड़ से कैसे जाएगा। जैसे हमारे अंदर खून है, खून हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है, वैसे प्लांट के अंदर कौन करता है इसको समझते हैं। तो देखो प्लांट के अंदर ऐसे दो टाइप के भैया ट्रांसपोर्टर टिश्यू पाए जाते हैं जो कि ये काम करते हैं। एक होता है जाइलम जिसका नाम रहता है, एक होता है फ्लोएम उसका नाम, ठीक है। ये वाला नहीं है, केवल यही दोनों है, जाइलम और फ्लोएम। इसके बारे में जानना है, इसको समझते हैं। देखो जो जाइलम होता है ये भी प्लांट के अंदर पाया जाता है, फ्लोएम भी प्लांट के अंदर पाया जाता है, जो कि कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है इसको समझते हैं। देखो जो जाइलमुआ होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को, और अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो जड़ है, जड़ से पानी, जड़ जो रहता है वो पानी को ले लेता है, तो जड़ से क्या होता है, जाइलमो निकला रहता है और ऊपर तक पानी को पहुंचा देता है, ठीक। प्लस मिनरल्स को भी पहुंचा देता है। मिनरल्स मिलेगा कहाँ से भाई, जड़ से ही तो मिलेगा, यानी जड़ें तो ही मिट्टी में रहती है, वहीं से मिनरल्स मिलेगा। तो वहाँ से जाइलमो क्या करता है, ऊपर पहुँचा देता है हर जगह। ये जो रहता है ये केवल अपवर्ड डायरेक्शन में किसी चीज़ को पहुँचाता है। ऐसा नहीं है कि पत्ती से जड़ तक कुछ पहुँचाएगा, ऐसा नहीं, नीचे से ऊपर तक जाएगा, ठीक है। नीचे से जड़ से ही ऊपर तक ये कोई चीज़ ले जाने का काम करता है, ऊपर से नीचे कोई चीज़ नहीं लाता। अब जैसे मान लो एक झउआ कौनो चीज़ लिया, मान लो एक झउआ सामान लिया, तो ऐसे जाएगा, एक पत्ती में बांट देगा, दूसर की पत्ती में, तीसर की, ऊपर तक जाते जाते खत्म हो गया जाइलम के पास वाटर मिनरल्स। अब नीचे को कुछ नहीं ला पाएगा, तो इसीलिए केवल अपवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो जाइलम रहता है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है वो चीज़ यहाँ नीचे भी समझेंगे, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है फ्लोएम। तो ये फ्लोएम भी कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है,
तो प्लांट में भैया जो फूड होता है ना उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये फ्लोएम करता है। देखो वाटर मिनरल्स को तो वो कर दिया, लेकिन अब फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो फ्लोएम करता है। कहाँ से करता है, फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ होगा लीव, लीव का मतलब है पत्ती, भूला जाता हूँ लिखना ही। तो देखो यहाँ पर होगा लीव, तो ये जो फ्लोएम रहता है ये पत्ती से फूड यानी खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब जैसा कि आप जानते हो कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पत्ती में ही खाना बनता है, तो पत्ती जो उसमें, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी की वजह से वो सनलाइट वो कैच कर लेता है और वहीं पत्ती में वो खाना बना लेता है। तो पत्ती जो रहती है वो किचन रहता है पेड़ का। तो क्या करता है ये फ्लोएम, पत्ती से खाना को लेगा और हर जगह फैला देगा। अब ये जो फ्लोएम रहता है ये ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। मान लो ऊपर खाने की कमी है तो ऊपर लेके चला जाएगा, नीचे जड़ उड़ को खाने की कमी है तो जड़ तक लेके चला जाएगा। ये फ्लोएम, ये निकलड़ी क्या है, ये खाली ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, ये दोनों जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में ट्रांसपोर्ट करता है। देखो, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी ये जो फ्लोएम है, जब ये फूड को लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगर ट्रांसलोकेशन पूछ ले तो क्या लिखोगे, भैया पत्ती से हर जगह पर फूड को ट्रांसपोर्ट करना अदर पार्ट ऑफ प्लांट को, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये कराने का काम फ्लोएम करता है। तो अब आप फ्लोएम के तो बारे में जान गए होंगे। अब हम समझते हैं क्या होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन जान गए, ट्रांसपिरेशन जान लेते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है प्रोसेस ऑफ लूज वाटर इन वेपर फॉर्म एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। इसका मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे जब प्लांट को ज़्यादा धूप लग जाती है, जब ज़्यादा धूप लग जाती है जो प्लांटवा रहता है वो झुरा जाता है, तो ये क्या होता है ट्रांसपिरेशन, इसको जानो, इसी से कुछ इंटर रिलेट करता है। जो ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है जब प्लांट पे धूप लगती है तो जो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है जिसे कि हम कहते हैं एरियल पार्ट, एकदम ऊपरा वाला, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, एकदम ऊपरा जो पत्ती होती रहती है, वहाँ से क्या करता है ये थोड़ा वाटर को लूज कर देता है वेपर के फॉर्म में, यानी कि प्लांट के ऊपर से पनिया निकल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो आई होप आप समझे होगे किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है और हमारे अंदर कैसे होता है। तो आई होप आप समझे होगे। अब देखो लैट्रिन वोटरिंग के बारे में अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, यानी एक्सक्रीशन कैसे होता है हमारे अंदर और प्लांट के अंदर। अब आप सोचोगे प्लांटवा कैसे लैट्रिन करता है, भैया करता है, कहाँ से करता है उसको अगली वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। तो देखो यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया है, अब आपकी मर्जी, चाहे लाइक करो चाहे मत करो। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें।